दर्शकों, हमारे देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टाटा के नाम से परिचित नहीं होगा, टाटा को नहीं जानता होगा। हर शख्स, इस देश का कोई भी व्यक्ति हो, दिन में कम से कम एक बार या हफ्ते में 4-5 बार अपनी जबान से टाटा शब्द बोलता ही होगा, या अपने कानों से टाटा शब्द सुनता ही होगा, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति का टाटा नाम से पाला पड़ता ही है। अकेले टाटा समूह की संपत्ति पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। जी हां, बचपन में एक कहावत सुनी थी कि जूतों में बाटा और सामान में टाटा बहुत मजबूत होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं, लेकिन पिछले दिनों भारतीय मीडिया में यह बात सामने आई कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कुल संपत्ति 365 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। यह उसे भारत की सबसे मजबूत कंपनी तो बनाती ही है, साथ ही साथ उसकी यह संपत्ति पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से कहीं अधिक बना देती है। आप अक्सर सुनते होंगे कि रिलायंस ग्रुप के प्रमुख मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं, या फिर अरबपति व्यापारी गौतम अडानी ने उनको पीछे छोड़ दिया। इन सब बातों को सुनते ही होंगे, लेकिन उनमें आपको टाटा की चर्चा सुनने को नहीं मिलती होगी। जी हां, चाय से लेकर जगुआर लैंड रोवर कार और नमक बनाने से लेकर जहाज उड़ाने और होटलों का ग्रुप चलाने तक जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में टाटा का जलवा नजर आता है। टाटा की स्थापना जमशेद जी नौशिरवान जी टाटा ने 1868 में की थी, 1868। बहरहाल यह सब एक दिन में नहीं हुआ कि टाटा ने इतनी प्रोग्रेस की, इसके लिए 150 साल से अधिक का समय लगा है। जी हां, 150 साल। लेकिन यह जीवन के कई क्षेत्रों में भारत की पहली कंपनी रही है। 8 फरवरी सन 1911 में लोनावाला डैम की आधारशिला रखते हुए उस समय के टाटा ग्रुप के प्रमुख सर दोराबजी टाटा ने अपने पिता जमशेद जी टाटा की सोच के बारे में बात की थी, जिन्होंने सन 1868 में इस कंपनी की बुनियाद डाली थी। यह अब 10 वर्टिकल्स के साथ 30 कंपनियों का ग्रुप है। ये 6 महादेशों के 100 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं दे रही है। दोराबजी टाटा कहते थे, मेरे पिता के लिए दौलत कमाना बाद की बात थी। वो अपने वतन के लोगों की औद्योगिक और वैचारिक हालत को बेहतर बनाने को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में समय समय पर जिन विभिन्न संस्थाओं को शुरू किया, उनका असल मकसद उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास था। कंपनी की वेबसाइट पर उनके मिशन के तौर पर यह बात दर्ज है कि उन कंपनियों की स्थापना दुनिया भर के विभिन्न समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हुई है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंत में टाटा के संस्थापक जमशेद जी टाटा को मुंबई के एक महंगे होटल में उनके रंग रूप की वजह से अंदर जाने नहीं दिया गया था। जमशेद जी टाटा को अंदर, जमशेद जी पर इस घटना का बहुत ही गहरा असर हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वे इस होटल से बेहतर होटल बनाएंगे, जिसमें सभी भारतीयों नागरिकों के लिए भी आने जाने की इजाजत होगी। इस तरह सन 1903 में मुंबई के समुद्र के किनारे होटल ताज की स्थापना हुई। यह शहर की पहली इमारत थी जिसमें बिजली, अमेरिकन पंखे और जर्मन लिफ्टों जैसी सुविधाएं थी। इसमें अंग्रेज खानसाने काम करते थे। अब उनकी ब्रांच अमेरिका और ब्रिटेन समेत 9 देशों में है। जमशेद जी सन 1839 में एक पारसी परिवार में पैदा हुए। उनके पूर्वजों में कई पारसी धर्मगुरु हुए थे। इन्होंने कपास, चाय, तांबे, पीतल और अफीम में बहुत पैसा बनाया। यह कारोबार उस समय गैर कानूनी नहीं था। ये दुनिया भर में घूमने वाले शख्स थे और नए आविष्कारों से काफी प्रभावित होते थे। ब्रिटेन के एक दौरे के दौरान लंकाशायर में कपास की मिलों को देखने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि भारत अपने इस उपनिवेशवादी मालिक के साथ
मुकाबला कर सकता है। बात करें टाटा के जमशेदपुर स्टील प्लांट की, जमशेदपुर में जो स्टील प्लांट है उसकी बात करें तो जमशेद जी टाटा का सबसे बड़ा सपना स्टील का कारखाना बनाना था, लेकिन वो इस सपने के सच होने से पहले ही दुनिया से चल बसे। फिर उनके बेटे दोराब जी ने उनकी मौत के बाद अपने पिता का सपना पूरा किया और सन 1907 में 1907 में टाटा स्टील ने उत्पादन शुरू किया। इस तरह भारत पूरे एशिया का पहला देश बन गया जहां स्टील का कारखाना बना था। इस कारखाने के पास एक शहर आबाद हुआ जिसे जमशेदपुर का नाम दिया गया। आज यह भारत की स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। जी हां, भारत की स्टील सिटी। जमशेद जी ने अपने बेटे दोराब को पत्र लिखकर एक औद्योगिक शहर बसाने को कहा था। उन्होंने लिखा था कि इस शहर की सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, इसमें पेड़, खेलों के मैदान, पार्क और धार्मिक स्थलों के लिए भी जगह होनी चाहिए। टाटा ने किसी कानूनी पाबंदी के बिना खुद ही अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीतियां बनाई, जिनमें 1877 में पेंशन, 1912 में 8 घंटे काम का समय और 1921 में मां बनने वाली महिलाओं के लिए छूट देना शामिल है। टाटा परिवार के एक और सदस्य जहांगीर टाटा 1938 में 34 साल की उम्र में कंपनी के चेयरमैन बने और लगभग आधी सदी तक इस पद पर बने रहे। उन्हें उद्योगपति बनने से अधिक पायलट बनने का शौक था, जो उन्हें लुइस ब्लेराइट से मिलने के बाद पैदा हुआ था। जेआरडी बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से भारत में पायलट की ट्रेनिंग करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके हवाई लाइसेंस का नंबर 1 था, जिस पर उनको बहुत गर्व था। उन्होंने भारत की पहली हवाई डाक सेवा शुरू की। उस उड़ान में अक्सर डाक के साथ यात्रियों को भी ले जाया जाता था। बाद में यही डाक सेवा भारत की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन बन गई, जिसका कुछ समय बाद नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। जी हां, यही एयर इंडिया। बाद में एयर इंडिया को सरकार ने अपने स्वामित्व में, अपने अधिकृत में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया। लेकिन एक बार फिर टाटा ने उस कंपनी को सरकार से खरीद लिया। एयर इंडिया वापस लेने के बाद अब टाटा सन्स के पास 3 एयरलाइंस हैं। एयर इंडिया के अलावा एयर विस्तारा है, जिसमें उनकी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप है। उनकी एक और कंपनी एयर एशिया है, जिसमें मलेशिया के साथ पार्टनरशिप है। एयर इंडिया की मिल्कियत दोबारा लेने पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने अक्टूबर 2021 में एक बयान जारी करते हुए उसे एक ऐतिहासिक पल बताया था और कहा था कि देश की प्रमुख एयरलाइंस का मालिक बनना गर्व की बात है। चंद्रशेखर ने अपने बयान में यह भी कहा था, हमारी कोशिश होगी कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की एयरलाइंस चलाई जाए जिस पर भारत को गर्व हो। उन्होंने कहा, महाराजा, ये जो एयर इंडिया का प्रतीक चिन्ह है, इसकी वापसी जेआरडी टाटा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने भारत में वायु सेवा की शुरुआत की। आइए देखते हैं कि टाटा ग्रुप ने कंप्यूटर की दुनिया में कैसे कदम रखा। सरकार ने इससे पहले टाटा ग्रुप के प्रमुख जेआरडी टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया और वे 1978 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद से उस पद पर भारत सरकार के पदाधिकारी रहने लगे। जी हां, सरकारी पदाधिकारी रहने लगे। 1968 में उन्होंने अपने परिवार की परंपरा को बरकरार रखते हुए एक ऐसे कारोबार की शुरुआत की जो उस समय केवल विकसित देशों में ही पाया जाता था। यह कारोबार कंप्यूटर से संबंधित था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस नाम की यह कंपनी दुनिया भर में सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है। इस समय टाटा ग्रुप में यह सबसे अधिक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों में से है। सन 1991 में उनके एक दूर के रिश्तेदार रतन टाटा ने कंपनी की बागडोर संभाली और रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा ने दुनिया भर में अपने कारोबार को बढ़ाया। टाटा ने टेटली चाय, एआईजी इंश्योरेंस कंपनी, बोस्टन रीड्स, कार्लेटन,
दाइवू की भारी गाड़ियां बनाने वाली यूनिट और कोरस स्टील यूरोप जैसी कंपनियां खरीदी। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी इत्यादि पैदा करने और कला संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। हालांकि टाटा कंपनी ने अभी कंपनी की संपत्ति के आंकड़े नहीं बताए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 31 जुलाई सन 2023 तक उन्होंने अपनी संपत्ति 300 अरब डॉलर बताई थी और यह भी बताया था कि कंपनी में दुनिया भर में 10 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। 10 लाख से अधिक कर्मचारी कंपनी में काम करते हैं। कंपनी के मुताबिक टाटा कंपनी या एंटरप्राइज अपने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नेतृत्व में और निगरानी में स्वतंत्र रूप से काम करती है। एक खास मीडिया ने टाटा की इस जबरदस्त कामयाबी के बारे में आर्थिक विशेषज्ञ शंकर अय्यर से बात की तो उन्होंने कहा, अंबानी या अडानी का नाम इसलिए आता है कि उनकी कंपनियां व्यक्तिगत हैं, जबकि टाटा विभिन्न कंपनियों का समूह है और एक ट्रस्ट के तहत चलता है, इसलिए उसकी चर्चा उस तरह से नहीं होती है। उन्होंने उस खास चैनल से बात करते हुए कहा, हालांकि वे कॉर्पोरेट दुनिया में इस तरह की तुलना को सही नहीं मानते, लेकिन यह हकीकत है कि टाटा कंपनी भारत में कई मामलों में जननी की हैसियत रखती है। ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी जीई इंडिया, इसमें अल्स्टॉम इंडिया के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और अब हायोसंग इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नागेश तलवानी ने मीडिया से जब फोन पे बात हुई तो कहा, टाटा की तरक्की की बड़ी वजह उन्होंने बताई उसकी नैतिक, न्यायपूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था है, जो कर्मचारियों के साथ मजबूत संपर्क पैदा करता है। तलवानी ने कुछ बिंदुओं के साथ टाटा की विशेषताएं बताई। उनके अनुसार टाटा के पास पूंजी निवेश के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण और रणनीति है। उसका अच्छा उदाहरण स्टारबक्स, क्रोमा कॉन्सेप्ट और जेगुआर ब्रांड आदि को खरीदना है। वह किसी बकवास दृष्टिकोण से बचते हैं और उनकी चुपचाप बिना किसी शोर शराबा पूरे ध्यान से काम करने की कोशिश रहती है। उन्होंने कहा कि टाटा ने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ब्रांड की समझदारी भरी पोजीशनिंग की है। इसकी वजह से देश भर के उपभोक्ता उनसे जुड़े हुए हैं और वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह ब्रांड भरोसेमंद और ईमानदार है। उन्होंने कहा कि उनकी तरक्की का एक और महत्वपूर्ण बिंदु भावनात्मक और अनुचित कारोबारी फैसलों से बचना और खतरे को संतुलित करने के लिए पोर्टफोलियो में बदलाव और बेहद स्पष्ट गवर्नेंस है। उनके पास सप्लाई चेन की प्रभावी व्यवस्था है और वे अपने एम्प्लॉइज के कल्याण का पूरा ध्यान रखते हैं। टाटा पावर में नई दिल्ली के प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक नारायण ने कहा कि शुरू में जेगुआर को लेने के फैसले को मार्केट में अच्छा फैसला नहीं बताया जा रहा था, लेकिन बाद में यह बहुत कामयाब साबित हुआ। इसी तरह अभी हाल में टाटा ने इंडियन एयरलाइंस को वापस हासिल किया है, लेकिन अभी उसकी दिशा व गति का खाका पेश करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि टाटा की कामयाबी की गारंटी इसकी विविधता है। वो जिस क्षेत्र में भी काम करता है उसमें सकारात्मक माहौल लाने की कोशिश करता है।